Hello everyone, welcome back to विज्ञान सरोवर चैनल. होप यू ऑल मस्ट बी इन वेरी फाइन स्पिरिट. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग पिछले प्लेलिस्ट के लेक्चर्स ज़रूर देख लें. और हम लोग अभी तक जो लेक्चर्स कवर अप कर चुके हैं रिगार्डिंग द कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट. सिस ट्रांस टेस्ट को हम लोग ने डिटेल में समझा, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में उनका लिंक दिया होगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं. और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक्स्ट्रा डोज लेक्चर की, जहाँ पे, और इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत मेहनत के बावजूद हम लोग पार्ट सी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को या तो सही तरीके से समझ नहीं पाते या तो उसे अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी होती है. तो कहीं ना कहीं अब हम लोग इस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं कि कुछ लेक्चर्स हम आपके सामने ऐसे लेकर आएँ जहाँ पे आपका ब्रेन इस हिसाब से डेवलप हो पाए कि आप आइडिया जनरेशन, थॉट क्रिएशन इन अ राइट डायरेक्शन, रिसर्च एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन, एनालिटिकल कॉन्सेप्ट और डेटा एनालिसिस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ. और जितना आप इन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को समझेंगे, आपका जो ब्रेन है वो उस हिसाब से काम करना शुरू करेगा कि जिस भी एरिया से क्वेश्चंस आएंगे आप प्रॉपरली टर्मिनोलॉजीज को ईजिली समझ पाएंगे और क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे बैक्टीरियल और बैक्टीरियोफाज कॉम्प्लीमेंटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन की. तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरिया. हम लोग प्लांट और एनिमल का केस जो हम लोग ने डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था प्लांट के केस में रेड फ्लावर और म्यूटेंट वाइट फ्लावर. फिर कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट देखा, एनिमल में ड्रोसोफिला का केस हम लोगों ने डिस्कस किया, हालांकि फ्रूट फ्लाई का केस था वो. और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरिया के बारे में. उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन और रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट भी बैक्टीरियोफाज के केस में देखने. बैक्टीरियल कॉम्प्लीमेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को आइडिया है कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं जहां पे हमें म्यूटेंट स्ट्रेन्स मिल सकते हैं. पर डिटेल्स इसके बारे में हम लोग देखेंगे माइक्रोबियल जेनेटिक्स जब लेक्चर्स शुरू होंगे, क्योंकि अगर जेनेटिक्स का सिलेबस देखें तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स पूरा एक अलग से टॉपिक ही दिया हुआ है जहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे. बट आज के लेक्चर में क्योंकि हम लोगों को कॉम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस होना है, तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि म्यूटेंट स्ट्रेन ऑलरेडी बन चुके हैं, और ये म्यूटेंट स्ट्रेन्स क्या होंगे जहाँ पे उनके एक जीन में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम दिखानी है, और फिर वहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हमें देखना है. तो जैसे कि अगर हम लोग एक पाथवे यहाँ पर भी एज्यूम कर लें कि एक प्रिकर्सर ई है, वो F इंटरमीडिएट बना रहा है और F से हमारा फाइनल प्रोडक्ट थ्रियोनिन बनता है. और इसको बनाने के लिए, इस पाथवे को गवर्न करने के लिए हमारे पास A जीन है जो कि A प्रोटीन बना रहा है या A एंजाइम बना रहा है, जिससे E से F हमें इंटरमीडिएट मिलता है. और ये F जो है वो B प्रोटीन जो कि B जीन बना रहा होगा, उससे हमें थ्रियोनिन फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है. तो अगर हम म्यूटेंट स्ट्रेन 1 की बात करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि उसमें A जीन जो है वो नॉन फंक्शनल है, यानी वो A प्रोटीन या एंजाइम नहीं बना पा रहा है, जिससे हमें इंटरमीडिएट ही नहीं मिलेगा, जिससे फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. तो यानी ये एक म्यूटेंट स्ट्रेन है. और ऐसे ही स्ट्रेन 2 भी म्यूटेंट टाइप है, यहाँ पे भी A ही जीन जो है वो प्रॉब्लम है उसमें. और स्ट्रेन 3 में B जीन जो है वो है नॉन फंक्शनल. तो इन तीनों ही म्यूटेंट टाइप स्ट्रेन में हमें फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा, क्योंकि और ऑब्वियस सी बात है कि ये तभी कहला रहे हैं म्यूटेंट स्ट्रेन. तो अब अगर हम देखें 1 और 2 स्ट्रेन को अगर हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट उसका कराएं तो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है. उसमें कॉम्प्लीमेंटेशन होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि दोनों ही स्ट्रेन में A जीन जो है वो क्या है, नॉन फंक्शनल है. अगर उसी तरीके से आप 1 और 3 को कराएं तो क्या रिजल्ट आएगा,
और 2 और 3 को कराए तो क्या आएगा, आप मन में आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। तो 1 और 3 को अगर हम देखते हैं तो 1 में क्या है, ए जीन में प्रॉब्लम है, बट स्ट्रेन 3 जो है उसमें ए जीन सही है, यानी वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, और यहाँ पे स्ट्रेन 3 में बी नॉन फंक्शनल है पर स्ट्रेन 1 में तो वो ओके है। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंटेशन दिखेगा। उसी तरीके से अगर हम 2 और 3 को कराते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा कि हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ए जीन कौन हेल्प कर देगा बनाने में, ए प्रोटीन को स्ट्रेन 3, और बी कर देगा स्ट्रेन 2, यानी यहाँ पे भी हमें कॉम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। और हम अब अपना फर्दर, जैसे हम लोगों ने उस केस में भी, प्लांट के केस में डेटा बनाना सीखा था, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1 में हम 0 ऐसे रेफर करते हैं, 2 और 2 कॉन्जुगेशन में 0, 3 और 3 में भी 0, शोइंग नो इफेक्ट। अब अगर हमें ऐसा डेटा बनाना हो, अभी क्योंकि आपने पूरा देखा हुआ था वहाँ पे कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप हैं या कितने स्ट्रेन्स हैं, पर क्वेश्चन में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या दिया होता है, इस तरह का टैबुलेशन दिया होता है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेन म्यूटेंट 1, 2, 3 है, यहाँ 1, 2, 3 रो और कॉलम में मेंशन कर दिया जाता है, 1, 1, 0, 2, 2, 0, तो ये डायगनली हमें एक इस तरीके से 0 मिल जाएगा, जहाँ पे उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे आपको डेटा में देखना क्या है, ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पहले माइनस आपको दिख रहा है, यानी माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो जहाँ जहाँ भी माइनस होगा यानी क्या होगा, वो एक ही कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, वहाँ एक ही जीन कोई खराब है। तो कहने का सेंस क्या हो गया, एक ही जीन की बात हो रही है, तो यानी स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 एक ही कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। पर जब 1 और 3 की बात कर रहे हैं तो 3 क्या हो गया, ये अलग कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को बिलोंग करता है। तो जहाँ माइनस आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे आप उसको क्या कहेंगे, 1 और 2 एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, और जो 3 है वो क्या हो गया, क्योंकि 1, 2 आपने एक साथ लिख दिया, 3 को चेकआउट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 फिर अलग आप मेंशन करेंगे। तो ये आपका एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप हो गया, एक ही जीन यहाँ पे दोनों के ही उसमें प्रेजेंट था, और यहाँ पे ये एक। तो यानी अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने जीन रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, 2 जीन। उसी तरीके से अगर इसी डेटा को देख के आपसे पूछा जाए कौन कौन से स्ट्रेन्स में सेम म्यूटेशन था, तो जहाँ पे माइनस है, जो ग्रुप सेम ही कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, सेम म्यूटेशन। 1 और 2 में सेम म्यूटेशन हुआ है, इसी वजह से तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, आपको माइनस दे रहा है। अगर अलग अलग हुआ होता, या आपने देखा भी यहाँ पे भी ए जीन में म्यूटेशन था, यहाँ पे भी ए जीन में म्यूटेशन था, राइट, तो इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिला। इसका मतलब है स्ट्रेन 1 एंड 2 हैव सेम म्यूटेशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप डेटा देखकर बताइए। नेक्स्ट है स्ट्रेन 3 जो है वो अलग म्यूटेशन था, इन दोनों से अलग था, हम लोगों ने देखा भी एग्जाम्पल के थ्रू कि वो बी में म्यूटेशन था। तो ये ध्यान में रखना है कि हमें इस तरह के डेटा दिए होते हैं और हमें कई प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक, कि नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बताइए, नंबर ऑफ जीन बताइए, या वो स्ट्रेन्स का नाम बताइए जहाँ पे सेम म्यूटेशन था, या उन स्ट्रेन्स का नाम बताइए जहाँ पे अलग अलग म्यूटेशंस था। तो इस डेटा से आप कितने सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लोगों ने प्लान के केस में भी सॉल्व किया था। कुछ डेटा जो होते हैं हमें एकदम एक जैसे ही दिखते हैं, पर एक्चुअली में उनका सेंस जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि जैसे आप इस केस में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें डेटा दिया हुआ है वो एक्चुअली में ग्रोथ रिस्पॉन्स इफ न्यूट्रिएंट इज एडेड टू मिनिमल मीडियम,
इसके अकॉर्डिंग ये डेटा जनरेट किया गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, कुछ म्यूटेंट्स जनरेट किए गए हैं, जैसे आर्जिनिन ई और उसका म्यूटेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ये सब भी क्या है, म्यूटेंट स्ट्रेन ही है, यहाँ पे दिखाया गया। पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें सप्लीमेंट्स दिख रहा है। यहाँ पे हमें इस कॉलम में कह सकते हैं हमें म्यूटेंट स्ट्रेन रिप्रेजेंट किए गए हैं और इस रो में सप्लीमेंट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें कैसा डेटा दिख रहा है, इट्स लाइक प्लस माइनस, जो कि ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ या नो ग्रोथ का सिंबलाइजेशन दिखा रहा है। पर ये डेटा और वो जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया वो क्या है, अलग है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो डेटा जनरेट किया जाता है वो जनरेट किया जाता है पाथवे को इस्टेब्लिश करने के लिए या पाथवे को समझने के लिए कि कौन सा जीन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर एंजाइम बनाने के लिए, और वो एंजाइम जो है पाथवे के किस पोर्शन में काम कर रहा है, राइट। यानी जो जीन है वो किस पाथवे के किस पोर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पाथवे को जनरेट करने के लिए इस तरीके के डेटा हमें मिलते हैं। तो वैसे ये जो चीज़ है ये हम लोग डिटेल में किस तरीके से ये इस तरह के म्यूटेंट्स आइसोलेट किए जाते हैं, किस तरह से इन पर काम होता है, ये सभी लेक्चर्स में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। बट थोड़ा सा अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब भी हम लोग इसके बारे में बात करें तो आप लोग इसको तुरंत रिकॉल कर पाएँ। तो कमिंग टू दिस डायग्राम, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर्जिनिन ऑक्सोट्रॉप्स। ऑक्सोट्रॉप का और क्लियर मतलब हम लोग देखेंगे, बट अभी फिलहाल आप लोग समझ सकते हैं ऑक्सोट्रॉप म्यूटेंट्स वो म्यूटेंट होते हैं जो कि एक्चुअली में कहीं ना कहीं उनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की ज़रूरत होगी या वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट की ज़रूरत होगी तभी वो ग्रो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये आर्जिनिन ऑक्सोट्रॉप को हम लोग यहाँ पे आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं, तो कहने का सेंस ये है कि ऐसा म्यूटेंट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जो कि एक्चुअली में जब आर्जिनिन प्रेजेंट ना हो तो वो ग्रोथ ना करे, और जब आर्जिनिन आप सप्लाई करें तभी वो ग्रोथ करे, राइट। तो इस तरीके के म्यूटेंट्स को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और फर्दर फिर उसके बायोकेमिकल पाथवे को पता करने के लिए ही ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि न्यूरोस्पोरा का पर काम हुआ। तो यहाँ पे क्या दिया है, ट्यूब में रिप्रेजेंट किया गया है वाइल्ड टाइप, यानी कि ये नॉर्मली आप अगर इसको मीडियम प्रोवाइड करे, कंप्लीट मीडियम, तो ये वेल ग्रो करेगा। फिर क्या किया गया कि एक्चुअली इसको एक्सरे से म्यूटेशन कॉज करने की कोशिश की गई। कोशिश ये थी कि ऐसा म्यूटेशन कॉज हो जाए जहाँ पे आर्जिनिन को जो बनाने वाले जो जीन है वो क्या हो जाए, वो डिसरप्ट हो जाए, राइट। और उसके बाद जो है हम उस आर्जिनिन ऑक्सोट्रॉप म्यूटेंट को निकाल पाएँ या आइसोलेट कर पाएँ। तो ये जो म्यूटेंट एस्कोस्पोर्स थे इनको क्या किया गया, पहले म्यूटेशन के बाद फिर से इनको एस्कोस्पोर्स को डाइसेक्ट करके कंप्लीट मीडियम वाले कल्चर ट्यूब में डाला गया। अब आप देखें कि तो जब आप कंप्लीट मीडियम दे देंगे तो क्या होगा, कंप्लीट मीडियम का यहाँ पे मतलब है कि आपने सारे ही कंपोनेंट्स ट्यूब में प्रोवाइड किए हैं जिससे कि इनकी ग्रोथ फुली हो पाए, राइट। ये प्रॉपर डेवलप कर पाएँ। यहाँ पे किसी भी मीडियम की कमी नहीं है, सब कुछ प्रोवाइड कराया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है हर तरह के अगर म्यूटेंट डेवलप हुआ भी होगा तो भी वो डेवलप हो जाएगा, राइट। अब क्या किया गया, अब इन्हीं ट्यूब से फिर से एक सब कल्चरिंग की गई और वहाँ पे क्या किया गया, मिनिमल मीडियम दिया गया। यानी यहाँ पे मीडियम जो था वो क्या कर दिया गया कि कुछ चीज़ का लैक कर रहा है, यानी आर्जिनिन के लिए लैक कर रहा हो या वेरियस अमाइनो एसिड के लिए ये मीडियम्स लैक कर रहे हैं। पर अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ग्रोथ हुई ही नहीं,
पर अब आपको पता करना है कि यहाँ पे मिनिमल मीडियम हमने मिनिमल यानी कंप्लीट मीडियम प्रोवाइड नहीं किया था। इस ट्यूब में तो ग्रोथ हुई, इस ट्यूब में ग्रोथ हुई, पर यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि इस वाले कल्चर में म्यूटेंट स्ट्रेन, कोई ना कोई म्यूटेंट स्ट्रेन डेवलप कर गया है, पर वो म्यूटेंट स्ट्रेन क्या नहीं बना पा रहा है। अब इसको पता करने के लिए आपने क्या किया कि आपने मिनिमल मीडिया ही लिया, इसमें ग्लाइसिन लिया, ल्यूसीन लिया, आर्जिनिन लिया, मतलब तमाम जो था आपने प्रोवाइड करा दिया अलग अलग ट्यूब्स में। पर आपने एनालिसिस में देखा कि ये यहाँ पे जहाँ आर्जिनिन है, आर्जिनिन में ग्रोथ की गई, यानी कि ये क्या हुआ, ये जो म्यूटेंट आपने डेवलप किया यही क्या है, आर्जिनिन ऑक्सोट्रॉफ है। यानी कि जब तक आप इस म्यूटेंट स्ट्रेन को अगर आर्जिनिन प्रोवाइड नहीं कराएंगे ये ग्रोथ नहीं करेगा, और जैसे ही इसको आर्जिनिन मिला ये ग्रो कर गया। तो यानी कि आपने क्या आइसोलेट कर लिया, ये क्या हो गया, यही वो म्यूटेंट है जो कि क्या है, आर्जिनिन ऑक्सोट्रॉफ है। ठीक, इसी चीज को थोड़ा बेहतर वे में समझने के लिए फिर कि किस भाई और पाथवे को प्रॉपरली समझने के लिए कि भाई आर्जिनिन की ग्रोथ के लिए हमें सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने शुरू किए गए। ऑर्निथिन दिया, सिट्रुलिन दिया, आर्जिनोसक्सिनेट दिया, किस किस तरीके से हमें पाथवे को निकालने के लिए हमने सप्लीमेंट्स बारी बारी से दिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये वाइल्ड टाइप स्ट्रेन है। तो अगर ये वाइल्ड टाइप स्ट्रेन है तो आप ये तो ग्रो करेगा ही करेगा, ठीक है। पर ये जो आर्जिनिन ई यहाँ पे इंडिकेट दिया है, ये जो म्यूटेंट है, इसमें क्या हुआ कि ये जब ऑर्निथिन आपने दिया तो ये ग्रोथ इसने दिखाई, सिट्रुलिन अगर आपने दिया दिखाया, आर्जिनोसक्सिनेट और आर्जिनिन प्रोवाइड किया तो ऑब्वियसली ये म्यूटेंट ग्रो करेगा ही करेगा। पर एक ऐसा म्यूटेंट स्ट्रेन था जिसका जो कि क्या नहीं बना पा रहा था, ये ई क्या नहीं बना पा रहा था, ये एंजाइम नहीं बना पा रहा था। एफ क्या नहीं बना पा रहा था, ये एंजाइम नहीं बना पा रहा था, ठीक है। तो जब ये एंजाइम नहीं बना पा रहा था आर्जिनिन एफ, ये वाला एंजाइम, तो जाहिर सी बात है सिट्रुलिन बनेगा नहीं, ठीक। तो आप सिट्रुलिन आपने दिया तो ये ग्रो कर गया, ठीक। आर्जिनोसक्सिनेट दिया तो ग्रो कर गया, और आर्जिनिन में तो ये ग्रो करेगा ही करेगा। कहने का सेंस ये है, आप यहाँ से ये लॉजिक लगाइए कि रिएक्शन में ये जो एन एसिटिलकोलिन है इसको एसिटिल ऑर्निथिन जो है, इसमें इसको ऑर्निथिन में कन्वर्ट करने के लिए ये जीन चाहिए, ठीक। पर ये तो खराब है, इस वाले म्यूटेंट स्ट्रेन में, स्ट्रेन 1 में ये खराब है। जब ये खराब है तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्निथिन नहीं बनेगा। पर आप क्या देख रहे हैं कि इसको आप ऑर्निथिन दे देंगे तो आगे के तो जीन सही है, तो ये बनेगा, आर्जिनिन बनेगा ही, ठीक। अब आपने एफ में ये चीज की तो एफ में क्या नहीं बन पा रहा है, ये, और ऑर्निथिन नहीं बन पाएगा। देखिए ऑर्निथिन नहीं बन पाया, ठीक। पर और जब आपने सिट्रुलिन दिया तो ये बनना शुरू हो गया। उसी तरीके से जी में ये नहीं बन पाएगा। अब जाहिर सी बात है आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप आर्जिनोसक्सिनेट सप्लीमेंट देंगे तब आर्जिनेट बनेगा, यानी तभी आगे का पाथवे चलेगा, एंड सेम वे। तो अब क्या करना है कि अगर हम देखा जाए तो इसी की एनालिसिस आप करते हैं कि पाथवे को पता लगाने के लिए आपके पास क्या होगा कि ये सब डेटा दिया रहेगा, ये डेटा आपको दिया रहेगा और आपको पाथवे बताना होगा या बनाना होगा। तो आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आप देख रहे हैं ये माइनस 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 माइनस, राइट। यानी जब आप आर्जिनिन दे रहे हैं तभी ये क्या हो रहा है, इसकी ग्रोथ, ये म्यूटेंट स्ट्रेन ग्रो कर रहा है, तो यानी कि ये सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। बहुत इजी है, क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि जब आप सब आर्जिनिन दे रहे हैं तभी ग्रो कर रहा है, तो यानी आप उसको सबसे आगे रखेंगे, क्लियर।
और जब आप सब दे रहे हैं, राइट, सब दे रहे हैं, बस कोई एक चीज नहीं इसको मिल रही है, यानी ये क्या है, यानी सबसे ज्यादा माइनस क्या होगा, यहाँ पे आप लिख दिए, और सबसे ज्यादा प्लस मीन्स वो कहीं ना कहीं पाथवे में सबसे पीछे है, ठीक, यानी यहाँ पे लोकेटेड है। क्लियर। अब आप देखें कि अब आप चाहे इधर से या ऊपर से नीचे आ सकते हैं। अब 4 था, 3 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी ये 4 पे आ गया, 4 प्लस था, फिर ये 3 प्लस के पास आएगा, 3 हो गया, फिर नेक्स्ट क्या होगा, जिसके पास 2 है ये 2 आ गया, और उसके बाद 1 आ गया। सो इजीली आप इसको भी कर सकते हैं, पर हालांकि थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ जहाँ पे ये डिस्कशन होना है, हम लोग और देखेंगे कि हाँ किस तरीके से बीडल टॉटम ने प्रॉपरली ऐसे म्यूटेंट स्ट्रेन को बनाया, और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स फर्दर हुए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं बैक्टीरियोफाज, कॉम्प्लीमेंटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। थोड़ा हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। और अगर हम लोग बात करें तो क्या देख सकते हैं कि जो बैक्टीरियोफाज है उसके फिनोटाइप्स को रीड आउट करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें फ्लावर के केस में हमारे पास आप देख सकते हैं फ्लावर रेड कलर का वो आपको दिख रहा है, फिर आप उसके फिनोटाइप को जज आउट कर सकते हैं। म्यूटेंट भी आपको वाइट कलर का दिख रहा है। ड्रोसोफिला के केस में भी हम लोग फिनोटाइप को एक्सप्रेस होते हुए किस तरीके से वो रिप्रेजेंट हो रहा है, किस कलर की आईज है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। बट बैक्टीरियोफाज के म्यूटेंट स्ट्रेन्स या वाइल्ड टाइप के स्ट्रेन्स के फिनोटाइप को समझ के उसके जज आउट करना कि किस तरीके से वाइल्ड टाइप स्ट्रेन या म्यूटेंट स्ट्रेन बिहेव कर रहे हैं, ये एक टीडियस टास्क है। पर उससे पहले हम लोग ये जान लें कि जो बैक्टीरियोफाज है वो 2 तरह की साइकिल को कंडक्ट करता है जब वो होस्ट में एंटर करता है। एक है लाइटिक साइकिल और एक लाइसोजेनिक साइकिल। होप सो आप सभी लोग ये चीज़ जानते होंगे। बैक्टीरियोफाज जो है होस्ट जीनोम में एंट्री करता है, इंसर्ट करता है अपने जीनोम को, और उसके बाद वो इनसाइड रेप्लिकेट करता है, अपनी सारी मशीनरी को वो बनाता है, और उसके बाद होस्ट सेल की डेथ कर देता है। इसे हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। बट दूसरी तरफ अगर लाइसोजेनिक साइकिल की बात करें तो क्या होता है, ये इंसर्ट करने के बाद जो है अपने उसका जो जीनोम है वो बैक्टीरियल डीएनए से क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। उसके बाद ये क्या होता है, वो बैक्टीरिया के साथ ही उसका जीनोम जो है वो रेप्लिकेट करता है, और यहाँ पे होस्ट जीनोम की डेथ नहीं होती और ये प्रोफेज फॉर्म में एक्टिव रहता है, इसीलिए कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। नेक्स्ट अगर हम इस बात को आगे कंटिन्यू करें जो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग बैक्टीरियोफाज के म्यूटेंट स्ट्रेन या वाइल्ड टाइप स्ट्रेन को डिस्क्रिमिनेट करेंगे और उसके फिनोटिपिक ट्रेट को समझ सकते हैं, तो उसके लिए 2 बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं ट्रेट्स हैं। वो है उनकी प्लैक की मॉर्फोलॉजी और होस्ट रेंज। ये प्लैक क्या होता है, प्लैक जब भी आप बैक्टीरियल प्लेट्स पे बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी डेवलप कर देते हैं और उस पर बैक्टीरिया जब अटैक करता है या इन्फेक्ट कराते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे क्लियर एरिया जो है वो हमें दिखने लगते हैं और uसी को हम कहते हैं प्लैक। आगे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आपको वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हमें फिनोटिपिक ट्रेट मिल रहा है, प्लैक मॉर्फोलॉजी और होस्ट रेंज, वो किस लिए मिल रहा है या किस तरह से मिल रहा है, ये डिपेंड करता है कि फाज और बैक्टीरियम किस तरीके से एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो इंटरैक्ट ना करें, और अगर इंटरैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्लियर आ रहा है, टर्बिड आ रही है मोफोलॉजी, वो उस बात पे निर्भर करेगा। और इस बात पर भी निर्भर करेगा कि फाज जीनोटाइप है कैसा। ऑब्वियस सी बात है, अगर वाइल्ड स्ट्रेन होगा तो वो अलग तरह से उसका जीनोटाइप होगा, और अगर म्यूटेंट स्ट्रेन है तो जीनोटाइप अलग होगा, और जब ये अलग होगा तो उसकी प्लैक मॉर्फोलॉजी और उसका होस्ट रेंज अलग होगा। तो हम लोग अभी आगे देखते हैं और डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली में ये प्लैक मॉर्फोलॉजी है क्या। तो प्लैक मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि
यू नो वेरी वेल बैक्टीरिया जो है वो किससे इन्फेक्ट किया जा रहा है, बैक्टीरियोफाज से, क्योंकि जो ये वायरल पार्टिकल होते हैं वो होस्ट डिपेंडेंट होते हैं और उसी के होस्ट, उनको एक होस्ट चाहिए होता है जहां वो रेप्लिकेट कर पाए। और आपको पता है कि वो लाइटिक साइकिल के अंतर्गत क्या होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग का ज़्यादा फोकस जो है वो लाइटिक साइकिल पर ही होगा, राइट। तो अगर देखा जाए तो क्या होगा, अटैक करने के बाद वो लाइटिक साइकिल चलाएगा और होस्ट को क्या होगा, डेथ कॉज कर देगा। तो अब आप ये ज्यूम करिए कि आपने पेट्री प्लेट्स लिए थे, राइट, और यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है एक ब्लू और एक ग्रीन कलर से। तो जो ब्लू कलर दिखाने की कोशिश की गई है कि सपोज वो स्ट्रेन 1 है और ग्रीन स्ट्रेन 2 है। तो जैसे ही ये जो है आप क्या करेंगे, प्लेट्स पर ये पूरा जो प्लेट है वो पूरी की पूरी जो है वो बैक्टीरियल, पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन से क्या होगी, वो प्लेट जो है पूरी भरी होगी, राइट। एक लॉन, जैसे गार्डन में लॉन होता है उसी तरीके का वो पूरा एरिया कवर अप होगा। उसी तरीके से सेकेंड स्लाइड में क्या दिखाया जा रहा है कि दूसरा कोई स्ट्रेन है, राइट, और वो पूरा कवर अप किया गया है एरिया, राइट। जैसे ही ये इन्फेक्शन होता है या आप इसी प्लेट में आप क्या डालते हैं, फिल्टर करके आप बैक्टीरियोफाज लाते हैं कहीं से और आप उसको डाल देते हैं। कुछ दिनों बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि हो सकता है कि ग्रीन वाली प्लेट में या जो स्ट्रेन 2 है उसमें जो है क्या होगा, कुछ इस तरीके से क्लियर प्लैक्स मिल रहे होंगे, क्योंकि वो एरिया है जहाँ पे क्या हो रहा है, वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और बैक्टीरियल डेथ होती जा रही है। तो पूरे लॉन पे जो पूरा जो प्लेट था वो किससे भरी हुई थी, बैक्टीरिया से। अब कहीं कहीं पे क्या हुआ है, हमें क्लियर एरिया दिख रहा है जो कि ये डिनोट कर रहा है कि वहाँ के जो सेल्स क्या हैं, बैक्टीरियल सेल्स, वो लाइस कर रहे हैं। और अगर बहुत थोड़ा किए होते तो हम लोग ये कहते प्लैक्स जो है बहुत क्लियर नहीं है, राइट। कभी कभी ये हो सकते हैं ये जो प्लैक्स है वो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो, कभी हो सकता है वो काफ़ी छोटे हो सकता है इनके जो साइड एंड्स है वो कुछ अलग तरीके के दिखा रहे हो। तो इन्हीं की ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि ये प्लैक, इसी को क्या कहते हैं, प्लैक। तो आई रिपीट, प्लैक क्या होता है, जब एक बैक्टीरियल प्लेट में पूरा जो प्लेट है वो कवर अप होती है बैक्टीरिया से और आप इन्फेक्ट कराते हैं बैक्टीरियोफाज को। तो कुछ देर बाद, कुछ समय बाद जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्लियर जोन्स मिल गए हैं। उस एरिया में क्लियर जोन्स मिलेंगे जहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स जो है डेड ऑफ कर गई हैं और आपको क्या दिख रहा है, क्लियर प्लैक्स, राइट। तो अब हमें इसी के आधार पे कि वो प्लैक्स क्लियर हैं, स्मॉल हैं कि लार्ज हैं कि फजी एजेस हैं या शार्प एजेस हैं, इन्हीं को रीड करके हम लोग ये बताते हैं कि हाँ ये स्ट्रेन कैसा है। जैसे हम लोग देखकर बताते हैं फ्लावर रेड कलर का है, देखकर बताते हैं कि फ्लावर रेड कलर का है तो वो वाइल्ड टाइप होगा, और अगर वाइट का था तो हम लोग बोल रहे थे वो म्यूटेंट फ्लावर है। उसी तरीके से इसी की मॉर्फोलॉजी को देखकर हम लोग ये बताएंगे ये पर्टिकुलर स्ट्रेन जो है वो कैसा है, वाइल्ड टाइप है या नॉर्मल है, वाइल्ड टाइप है या म्यूटेंट स्ट्रेन है। ओके, तो अब एक हो गया प्लैक मॉर्फोलॉजी के आधार पे और दूसरा होता है होस्ट रेंज। हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि सपोज आप करते कैसे, आपने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क लेने के बाद आपने बैक्टीरियल कल्चर लिया, राइट। आप देख रहे हैं बैक्टीरियल कल्चर की वजह से वो जो फ्लास्क है वो पूरा टोबिट हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स जो है वहाँ काफ़ी ग्रो कर गई है। अब आप क्या करते हैं, आपके पास बैक्टीरियोफाज के कुछ स्ट्रेन्स थे, वाइल्ड टाइप स्ट्रेन सपोज थे, और आपने उनको इन्फेक्ट करा दिया, ठीक है। अभी प्लेट की बात हो रही थी, अभी हम लोग यहाँ पे बात करें ताकि हम लोग को और क्लियर कट आइडिया हो जाए कि एक्चुअली ये चीज़ें कंडक्ट कैसे होती है इन अ वेरी शॉर्ट वे। तो अब हम लोग ने इसको इन्फेक्ट कराए, तो कुछ देर बाद क्या आप देखेंगे कि सेल ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को ईटअप कर रहा है। जब वो सेल लाइसिस कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा
कि वो धीरे धीरे बैक्टीरियल सेल्स मरने लगेंगी और क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा। जब ये क्लियर हो जाएगा तो आप ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अब यहाँ पे क्या आपको मिलेंगे, क्योंकि ये रेप्लिकेट खुद को कर रहे होंगे तो बहुत सारे आपको अब बैक्टीरियोफाज इस फ्लास्क के अंदर मिलेंगे, जिसको आप प्रॉपरली फिल्टर करते हुए अब आप क्या कर सकते हैं, उनको तब प्लेट्स में डाल सकते हैं। जो पिछला एक्सपेरिमेंट था वो एक्चुअली में इस स्टेज पे हो रहा है। अब आपने डाला स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, ये क्या है, बैक्टीरियल सेल्स हैं, राइट। अब आपने डाला और आप क्या ऑब्जर्व, आपने इन्फेक्ट करा दिया और अब आप हो सकता है ये वाली स्ट्रेन जो है वो इस वाले प्लेट पे ग्रो ही ना करे। ग्रो करने का मतलब क्या है कि वो इस बैक्टीरियल सेल्स पे काम ही ना करे, यानी उसके जो बैक्टीरियल सेल है वो उसका जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है वो इस तरीके से बनी हो कि ये जो है स्ट्रेन उस पर अटैच ही नहीं हो पा रहा। जब अटैच नहीं हो पाएगा तो वो उसको ईट अप नहीं कर पाएगा। जब ईट अप नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी नो प्लैक फॉर्मेशन। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो है ग्रीन से जो रिप्रेजेंटेड है बैक्टीरियल पूरी जो सेल्स हैं यहाँ पे पूरी फैली हुई, वो क्या हो रही है, वहाँ पे क्लियर प्लैक्स आपको दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, इस तरह की कॉलोनी बना रहा है। या हो सकता है थोड़ी सी बहुत ज़्यादा क्लीन कॉलोनी ना बना रहा हो, बहुत क्लियर कॉलोनी ना बना रहा हो, थोड़ी सी टर्बिड बना रहा हो। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि आप दो तरीके से क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन्स की स्टडी कर सकते हैं कि वो किस प्रकार के प्लैक्स बना रहा है और प्लस वो उसका होस्ट रेंज क्या है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर सेल्स को वो इन्फेक्ट ही नहीं कर पा रहा और कुछ सेल्स को कर पा रहा हो। सपोज अगर हम लोग ये मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये म्यूटेंट वाइल्ड टाइप स्ट्रेन है, तो मान लेते हैं कि ये दोनों को इन्फेक्ट कर पा रहा है, पर अगर म्यूटेंट स्ट्रेन हो जाए तो हो सकता है ये सिर्फ इस पर ग्रो करे और इस पे ना ग्रो करे, और उसका उल्टा भी हो सकता है म्यूटेंट स्ट्रेन दोनों पे ग्रो करता हो और जो वाइल्ड टाइप स्ट्रेन है वो किसी एक पे कर रहा हो। मतलब ये आपकी स्टडी पर निर्भर करता है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि बैक्टीरियोफेज के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को देखने के लिए हम प्लैक मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं कि वो किस तरह के प्लैक बना रहा है, और दूसरी स्टडी क्या कर सकते हैं, वो कौन से बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करने के कैपेबल है। तो ये यहाँ पे कुछ रियल प्लेट्स के डायग्राम हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े प्लैक मॉर्फोलॉजी को देखें, जो अभी हम लोग जस्ट बात ही कर रहे थे कि वाइल्ड टाइप हो सकते हैं, म्यूटेंट्स हो सकते हैं। तो वाइल्ड टाइप जो है टी इवन फेजेस जो होते हैं उनको हम लोग R+ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R से मतलब वो रैपिड लाइसिस करते हैं, और हो सकता है कि उसके म्यूटेंट्स भी हों, राइट। उसके बाद अगर हम देखें, ऐसा पाया गया है कि जो वाइल्ड टाइप होता है टी इवन फजेस, उनके जो प्लैक होते हैं वो स्मॉल होते हैं और फजी एजेस। तो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम लोग एक आगे देखेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और समझ में और ज़्यादा आएगा। तो याद रखिए जो टी इवन फजेस होते हैं उनके प्लैक कैसे डेवलप होते हैं, स्मॉल होते हैं और फजी एजेस होते हैं, मतलब बहुत क्लियर एजेस नहीं होते हैं। और जो म्यूटेंट्स जो डेवलप होता है, इन्हीं का म्यूटेंट जो होता है उसका जो प्लैक है वो लार्ज होता है। लार्ज के सेंस क्या, एबनॉर्मली लार्ज होता है। एक नॉर्मल मीन्स ये नॉर्मल फॉर्म कर रहे हैं, पर ये लार्ज है और शार्प एजेस है, राइट। अभी तक जो काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है R म्यूटेंट्स पे, वो R1, R2, R3 म्यूटेंट्स पे काम हुआ है, पर R2 पे ज़्यादा काम हुआ है क्योंकि इसका एक सेलेक्टिव एडवांटेज होता है होस्ट रेंज को लेके, और काफ़ी अच्छी फिर इसका इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे स्टडीज़ किए गए हैं, जैसे कि सैम और बेंजर ने किया था। हम लोग आगे देखेंगे उसको। आगे अगर हम लोग बात करें होस्ट रेंज की, तो होस्ट रेंज में जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फिनोटिपिक ट्रेट बैक्टीरियोफाज की स्टडी के लिए प्लैक मॉर्फोलॉजी को अच्छे से स्टडी करो,
और या होस्ट रेंज। तो होस्ट रेंज में अगर हम देखें तो म्यूटेंट्स हो सकते हैं जो कि जो अभी हम लोगों ने जस्ट बात की, जो कि एक स्ट्रेन पे डेवलप हो रहे हैं, दूसरे स्ट्रेन पे डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि फेमस एग्जाम्पल हैं ई कोलाई स्ट्रेन के बी सेल्स। तो जो बी सेल्स होते हैं वो ऑल वाइल्ड टाइप टी इवन बैक्टीरियल फाजेस जो होते हैं वो बी सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, पर जो B/2 म्यूटेंट सेल्स होती हैं वो म्यूटेंट सेल्स वो क्या होती हैं, रेजिस्टेंट होती हैं। वो जो है T2 फाजेस, T2 फाज एक टी इवन फाज ही है, पर वो जो है इन्फेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, H प्लस उस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको होस्ट रेंज ही है, H हम लोग ने कर दिया। जैसे रैपिड लाइसिस के लिए R रिप्रेजेंट कर रहे थे प्लैक के लिए, राइट, उसी के लिए यहाँ पे जो जीनोटाइप मेंशन कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं H प्लस। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि H प्लस ज्यादातर हम लोग सिंबल किसके लिए यूज करते हैं, प्लस सिंबल वाइल्ड टाइप के लिए। पर यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये T2 फाज का नॉर्मल काम है ना, ये उसका नॉर्मल काम है कि वो इन स्ट्रेन से क्या होता है, ये जो स्ट्रेन्स हैं इनको इन्फेक्ट नहीं कर पाता, रेजिस्टेंट टू T2 फाज, राइट। तो ये किस पर ग्रो करती है, ये सिर्फ बी सेल्स पे ग्रो करती है। तो जो T2 फाज है वो जो है इस पर नहीं ग्रो कर रही है, वो किस पे ग्रो कर रही है, इस पर ग्रो कर रही है, बी सेल्स पे। ठीक, तो जो म्यूटेंट होगा वो किस पे ग्रो कर रहा होगा, दोनों पे ही कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को एक अलग सा केस मिल गया कि जो वाइल्ड टाइप टी इवन बैक्टीरियोफाजेस होते हैं, यानी सभी जो होते हैं वो बी सेल्स पे ग्रो करते हैं पर इस पर ग्रो नहीं करते हैं, या राइट इन सेल्स को नहीं इन्फेक्ट करते हैं। पर जो T2 फाज होते हैं ये इनको नहीं करते हैं, ये सिर्फ किसको करते हैं, इनको करते हैं। और म्यूटेंट T2 फाज जो होता है वो क्या है, दोनों पर कर रहा है। तो ये थोड़ा सा समझने की बातें हैं, ध्यान से देखेंगे तो। अब अगर हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ये एक पेट्री प्लेट है, ठीक है, इसको इमेजिन क्या करना है, ये एक पेट्री प्लेट है। यहाँ पे आपने क्या किया है, दोनों B और B/2 सेल्स जो हैं, दोनों जो हैं इस सेल्स को आपने ग्रो कराया। अब जब आपने ग्रो कराया तो आपने इसमें क्या डाला, म्यूटेंट T2 फाज। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि म्यूटेंट T2H फाज कहाँ पे ग्रो कर रहा था, दोनों सेल्स को वो ईट अप कर सकता है, ठीक है, इन्फेक्ट कर सकता है म्यूटेंट। पर जो दोनों को कर सकता है तो अब दिमाग लगाना है कि वो क्या होगा, जब दोनों सेल्स को ईट अप करेगा तो इसके जो प्लैक्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो बहुत ही क्लियर बनेंगे, ठीक है। पर जो ये वाला था वाइल्ड टाइप T2H प्लस फाज सेल्स था, वो तो सिर्फ B सेल्स को ईट अप करेगा, तो वो कैसा बनेगा, वो थोड़ा सा बनेगा टर्बिड। ठीक, तो आप ये अंतर देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने फिनोटाइप स्टडी करते हैं किस केस में, बैक्टीरियोफाज। तो दो चीजें साथ में आई और आपने एक ही एक्सपेरिमेंट जो अभी हम लोग देख रहे थे कि बैक्टीरियोफाज की सबसे पहला टारगेट तो क्वेश्चन यही होता है कि उसकी स्ट्रेन की स्टडी कैसे करें। तो स्ट्रेन की स्टडी करने के लिए प्लैक मॉर्फोलॉजी एंड द होस्ट रेंज। ठीक, तो आप इजीली डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ईटअप किया है वो किसने ईटअप किया है, टर्बिड है, तो T2H प्लस। क्लियर प्लैक्स कौन दे रहा है, T2H। सो दिस इज द वे टू रीड आउट दोज थिंग्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की भी बात समझते हैं। एक्चुअली जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो इसीलिए ये एक बैकग्राउंड बना रहे थे ताकि हम लोगों को रिकॉम्बिनेशन और कॉम्प्लीमेंटेशन समझ आ पाए, राइट। क्योंकि हम लोग को जीनोटाइप तो पता होना चाहिए तभी, और जीनोटाइप के पहले हमें फेनोटाइप की समझ होनी चाहिए कि हमें फेनोटाइप हम
देखेंगे कैसे और हम उसे ऑब्जर्व कैसे करेंगे। तो पहले हम लोगों ने फिनोटाइप को देखा, फिर हम लोगों ने जीनोटाइप को देखा कि आर और एच इस तरीके से करते हुए हम फिनोटाइप को देख सकते हैं। अब एक्चुअली में हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे अब आपको क्लियर हो चुका है कि हम किस तरीके से इन बैक्टीरियोफाज पे काम कर सकते हैं या उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली मार्क्स डेलब्रुक और एल्फ्रेड हर्शे ने अलग अलग जो है रिकॉम्बिनेशन पर बात कही और रैकविल रॉटमैन के साथ मिलके कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए। तो वो क्या थे, यहाँ पे मान लीजिए एक स्ट्रेन है बैक्टीरियोफाज आर और जिसका जीनोटाइप क्या है RH+। अब थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि हम लोगों ने जो आर की प्रॉपर्टी क्या थी, रैपिड लाइसिस कर रहा था वो, और H+ क्या कर रहा था, एक स्पेसिफिक होस्ट रेंज पर ही वो इन्फेक्ट कर रहा था। ठीक, तो दूसरा हम लोग स्ट्रेन ले रहे हैं और इसका जीनोटाइप क्या है, R+ है और इसका H है। ठीक, तो हम लोगों को याद है कि जो R है जो वो लार्ज प्लैक्स स्मॉल विद शार्प एजेस, सॉरी प्लैक्स स्मॉल विद शार्प एजेस, और ये जो H+ है दैट ग्रोज ऑन ओनली B सेल्स। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा था H+ किस पे ग्रो कर रहा था, क्योंकि ये कौन से फाजेस हैं, T2 फाजेस हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये वाला जो है स्ट्रेन वो इसके लिए क्या है, म्यूटेंट है। ठीक है, और इसके लिए ये क्या है, ये वाला वाइल्ड टाइप है, और ये यहाँ पे ये इस वाले बैक्टीरियोफाज स्ट्रेन के लिए ये क्या है, वाइल्ड टाइप है, और ये क्या है, म्यूटेंट है। तो अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि हमारा ये क्या बनाएगा, ये स्मॉल प्लैक्स विद फजी एजेस, और ये H क्या बनाएगा, H किस पर इन्फेक्ट करेगा, B and B/2 सेल्स। क्लियर। तो अभी हम लोगों ने देखा था, अपनी इसको रिकॉल कर लेते, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है कि ये स्मॉल ऐसे आ गया है, बट एक्चुअली क्या है, लार्ज प्लैक्स विद स्मॉल एजेस, यू हैव टू रीड दिस वे, क्योंकि ये क्या है, म्यूटेंट। हम लोगों ने देखा था जो R म्यूटेंट होता है, और मैंने वहाँ कोड भी किया था, इसको ध्यान में रखिए। R म्यूटेंट क्या बनाएगा, लार्ज प्लैक्स विद शार्प एजेस, राइट। R+ वाइल्ड टाइप जो R म्यूटेंट था वो क्या बना, सॉरी वाइल्ड टाइप R जो था वो स्मॉल प्लैक्स विद फजी एजेस, एंड ये अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। अब अगर हम लोग इसको बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराते हैं और अंदर हम लोग देखते हैं, यानी वो सेल्स में गया होगा, जब सेल्स में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि क्या हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन में ये भाई होमोलॉगस क्रोमोसोम की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि इसने अपना आप एनिमल से बिल्कुल कंपेयर नहीं करिएगा। यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आपको ध्यान में देखना है, ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये क्या है, ये एक सेल है, राइट। ये 20 बैक्टीरियल सेल है। अब इसने अपने होस्ट में अपना ये इंटीग्रेट किया, इसने अपना इंटीग्रेट किया। अब इनका जीनोटाइप क्या था, RH+, R+H। क्लियर। अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो क्या हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप देखिए रिजल्ट, अब आप अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप यही से रिजल्ट बना सकते हैं। कैसे कि ये वाला क्या काम कर रहा था और ये वाला क्या काम कर रहा था, राइट। किस तरीके से सेल्स को डिग्रेड कर रहा था हमें पता है। अगर रिकॉम्बिनेशन सक्सेसफुल होता है तो हमें एक RH ऐसे मिलेगा, और एक कैसे बनेगा जिनोम, एक R+H+। तो अगर आप इसको कंबाइन करें एक RH मिलेगा, यानी ये डबल म्यूटेंट। ये यहाँ आप नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं पर ज़रूरी नहीं भी है। तो ये क्या है, ये म्यूटेंट है, ये भी म्यूटेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको डबल म्यूटेंट मिल रहा है एक तो, और ये RH, तो R क्या बनाएगा, लार्ज प्लैक्स विद शार्प एजेस एंड ग्रो एंड कैन ग्रो ऑन B and B2 सेल्स।
ठीक। तो यानी ऐसा रिकॉम्बिनेशन के बाद, RH रिकॉम्बिनेशन के बाद अगर कोई म्यूटेंट स्ट्रेन बन गया तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, वो कैसा प्लैक बनाएगा, लार्ज प्लैक, और दोनों ही सेल्स में ग्रो कर सकता है। और यहाँ पे R+H+ मिल जाएगा, और R+H+ यहाँ से आप देख सकते हैं स्मॉल प्लैक्स, और कहाँ पे ग्रो करेगा, सिर्फ B सेल्स में ही ग्रो कर सकता है। क्लियर। तो देखते हैं आगे ऐसा हो रहा है। तो एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या सेम किया, देखिए वही चीज़ कर रहे हैं हम लोगों ने 2 स्ट्रेन्स लिए, बैक्टीरियल सेल्स लिया, इन्फेक्ट कराया, सेल लाइसिस होने लगी तो फिर हमें बैक्टीरियोफाज मिल जाएंगे। इनको फिर प्लेट लिया, एक ऐसा लॉन बनाया जिसमें दोनों ही सेल्स थे, ठीक, और प्लैक्स को ऑब्जर्व किया। जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मिलने वाला है, दोनों ही सेल्स को, दोनों ही बैक्टीरियोफाज को हम लोगों ने किस में डाल दिया है, इसमें। और सबसे बड़ी बात है, दोनों ही की बात नहीं है, यहाँ पे हो सकता है अगर रिकॉम्बिनेशन सक्सेसफुल होगा, अगर रिकॉम्बिनेशन सक्सेसफुल होगा तो हमें और भी स्ट्रेन्स मिल सकते हैं, R+H+ या RH वाले भी मिल सकते हैं। लेट्स सी। तो जब आपने प्लैक्स को ऑब्जर्व किया तो पहले तो ये हमें याद होना चाहिए, H+ जो है B सेल्स होगा और टर्बिड प्लैक्स देगा, H जो है बोथ सेल्स क्लियर प्लैक्स देंगे, स्मॉल प्लैक्स, लार्ज प्लैक्स, ये हमें पता है। लेट्स सी। तो अगर हम लोग देखें फाइनल रिजल्ट में तो हमें क्या मिलने वाला है, रिकॉम्बिनेशन होगा तो हमें म्यूटेंट टाइप, एक तो ये पेरेंट ही टाइप है और ये भी म्यूटेंट टाइप, HR प्लैक्स वर स्मॉल एंड क्लियर। नेक्स्ट RH अगर रिकॉम्बिनेशन, यानी हमारे पास यही टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, डबल म्यूटेंट टाइप, यानी रिकॉम्बिनेशन के बाद हमें डबल म्यूटेंट टाइप मिलेगा। और ये जो HR होंगे वो क्या देंगे फिनोटाइप, प्लैक्स वर लार्ज एंड क्लियर, लार्ज होंगे और क्लियर होंगे। क्यों क्लियर होंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, दोनों ही सेल्स को ईट अप करेगा और ये बहुत ज्यादा लाइसिस कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, लार्ज। ठीक। नेक्स्ट यह है R+H+, तो इसमें क्या होगा, हमें 2 देखिए रिकॉम्बिनेंट मिल रहे हैं और ये जो वाइल्ड टाइप हमें क्या देगा, स्मॉल एंड टॉर्बिड, यानी ये एक ही सेल्स को ईट अप कर पा रहा है और ये नॉर्मली बिहेव कर रहा है, ये दोनों ही वाइल्ड टाइप हैं। तो ये नॉर्मल स्मॉल प्लैक्स दे आर नॉर्मल। H+ क्या है, वो टॉर्बिड, मतलब एक ही सेल्स ईट अप हो पाएंगे तो हमें टर्बिड और क्लाउडी टाइप मिलेगा। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। यही चीज को एनालिसिस किया हर्शे एंड रोटमैन में, उन्होंने देखा कि 2% प्रोजेनी जो थी क्या थी, रिकॉम्बिनेंट थी, राइट, और जो 98 जो थी वो पैरेंटल थी। और इस बिहाफ पे उन्होंने बताया कि इन दोनों R और H के बीच में जो डिफरेंस था वो क्या होगा, 2 मैप यूनिट्स। ये उनका एक्सपेरिमेंट था। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर आप देखें तो जो रिकॉम्बिनेंट थे R+ और H+ और RH, वो एकदम हमें अलग तरह के प्लैक्स दे रहे हैं कंपैरेटिव टू पैरेंटल। तो इस बिहाफ पे हम लोग अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक। तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कोई भी और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ A-B और ये म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं, इनको इन्फेक्ट कराया है। इन्फेक्ट कराने के बाद जो है हम लोगों ने इनका आइसोलेशन की, फिल्टरेशन किया, इन्फेक्शन किया तो हमें जो क्लाउडी प्लैक्स मिलेंगे वो बहुत कॉमन मिलेंगे। ठीक, क्योंकि हमें ऐसे मिल रहे हैं, राइट, ये हम लोग ने अभी देखा है। और जो क्लियर प्लैक्स होंगे वो बहुत रेयर होंगे, राइट, जो रिकॉम्बिनेंट और की वजह से हम लोगों को दिखेंगे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग इस लेक्चर के सेकेंड पार्ट में मिलते हैं, थर्ड बी, और उसको मिस मत करिएगा। आगे आने वाला लेक्चर 4 है जिसमें कि हम लोग फील्ड IQs डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़रूर प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।